हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे, जिसमें किसी भी प्लेन पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का उपयोग करके ज्योमेट्री की स्टडी की जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करके हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर या ट्रायंगल इत्यादि का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ्स और कर्व्स के द्वारा ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच लिंक प्रोवाइड करता है। इसका उपयोग ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस में भी होता है, जिसे हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करके अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे तो आपको एग्जाम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आधारित क्वेश्चंस में 100% मार्क्स प्राप्त होंगे। और यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करेंगे, तो न केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी, अपितु यह आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में भी सहायता करेगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नहीं डरेंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बच्चों, यदि आपको इस वीडियो को एक बार देखकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी समय वीडियो को रोककर रिपीट कर सकते हैं और दिए गए स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन को फिर से देख सकते हैं, जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को समझ नहीं लेते। प्यारे बच्चों, जब हम छात्र थे तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि जितनी बार संभव हो सके शिक्षक को रोकें और दोबारा दोहराने के लिए अनुरोध करें। हम केवल एक ही बार अनुरोध कर सकते थे, वह भी तब जब शिक्षक शांत स्वभाव का हो, क्योंकि स्ट्रिक्ट और गुस्सैल स्वभाव वाले शिक्षक से तो दोबारा दोहराने के लिए अनुरोध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। आज भी आप ऑफलाइन मोड में कितनी बार अपने शिक्षक से अपने संदेह या डाउट पूछ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का आनंद लें और तब तक दोहराएं जब तक आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विषय का कंसेप्ट समझ न आ जाए, और वह भी बिना किसी परेशानी या झिझक के कि आपके साथी छात्र या शिक्षक आपके बारे में क्या सोचेंगे। बच्चों, हमें विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और एक रफ नोट बुक रखकर और इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को स्वयं से हल करके आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विषय में महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। तो चलिए एक रफ नोटबुक और पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है कि किसी एक पॉइंट को नंबर लाइन पर किस तरह लोकेट करना है और किसी एक पॉइंट की पोजीशन को नंबर लाइन पर किस तरह दर्शाना है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां हमें एक पॉइंट की पोजीशन को एक से अधिक लाइंस के रेफरेंस में डिस्क्राइब करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें पेपर पर एक डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन को डिस्क्राइब करना हो, तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप शायद कहेंगे कि वह डॉट पेपर के लेफ्ट कॉर्नर के पास है या वह पेपर के लेफ्ट साइड ऊपर वाले कॉर्नर के पास है, किंतु यह स्टेटमेंट्स डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। परंतु यदि हम कहें कि वह डॉट पेपर के लेफ्ट एज से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और बॉटम एज से 7 सेंटीमीटर ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि हमें डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन पता है। आइए बच्चों, एक लैंप को कंसिडर करें जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, जहां टेबल रेक्टेंगुलर शेप का है, और अब टेबल के कॉर्नर्स को ए, बी, सी और डी के द्वारा दर्शाते हैं तथा लैंप की पोजीशन पी से साइड्स बीसी और सीडी तक परपेंडिकुलर रेखाएं खींचते हैं। अब मान लीजिए इन परपेंडिकुलर रेखाओं की लंबाई पीई बराबर 25 सेंटीमीटर और पीएफ बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो हम लैंप की पोजीशन को साइड बी सी से 25 सेंटीमीटर और साइड सी डी से 18 सेंटीमीटर के रूप में वर्णित कर सकते हैं, जिसे कॉर्नर सी के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी -25 और 18 के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। यानी यदि पॉइंट सी को ओरिजिन कंसिडर करें तो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0 और पॉइंट सी के सापेक्ष में पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -25 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 18। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने नंबर लाइन के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें ओरिजिन पॉइंट से राइट दिशा में पॉजिटिव नंबर्स को और लेफ्ट दिशा में नेगेटिव नंबर्स को सूटेबल स्केल लेकर इक्वल यूनिट्स पर मार्क किया जाता है। नंबर लाइन में यदि नंबर 1 यूनिट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो नंबर 5 यूनिट्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि नंबर 0 ओरिजिन को दर्शाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने डेकार्टेस ने एक ही प्लेन पर एक
दूसरे के परपेंडिकुलर दो ऐसी रेखाएं ड्रॉ करने और रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स द्वारा प्लेन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को दर्शाने वाले आइडिया का आविष्कार किया, जिन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स की पोजीशन या सीक्वेंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को समझें। पहले दो परपेंडिकुलर रेखाएं इस प्रकार ड्रॉ करें कि दोनों रेखाएं ओरिजिन पॉइंट पर एक दूसरे को काटें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन x-ox को x एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइन y-o-y- को y एक्सिस कहा जाता है, और वह पॉइंट जहां x-ox और y-o-y- दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसे ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, जिसे पॉइंट O द्वारा दर्शाया जाता है और जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 और 0। क्योंकि पॉजिटिव संख्याएं OX और OY दिशाओं पर स्थित हैं, इसलिए OX और OY को क्रमशः X एक्सिस और Y एक्सिस की पॉजिटिव दिशाएं कहा जाता है। इसी प्रकार OX- और OY- को क्रमशः X एक्सिस और Y एक्सिस की नेगेटिव दिशाएं कहा जाता है। आइए बच्चों, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रयुक्त विभिन्न टर्म्स को समझें। कोऑर्डिनेट एक्सिस कार्टेशियन प्रणाली में परपेंडिकुलर रेखाओं x-ox और y-o-y- को कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में जाना जाता है। रेखा x-x- को x एक्सिस और y-y- को y एक्सिस के रूप में जाना जाता है। एब्सिसा किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा के नाम से भी जाना जाता है। यह y एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी होती है। दिखाए गए चित्र में पॉइंट ए -4 और 2 के लिए एब्सिसा की वैल्यू है -4 और पॉइंट बी 0 और 4 के लिए एब्सिसा की वैल्यू है 0। क्योंकि y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी 0 है, इसलिए यह पॉइंट y एक्सिस पर ही स्थित होगा। पॉइंट सी 3 और 0 के लिए एब्सिसा की वैल्यू 3 है और पॉइंट डी 4 और -3 के लिए एब्सिसा की वैल्यू 4 है। ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जैसा कि दिखाया गया है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 और 0 होते हैं। ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी होती है। दिखाए गए चित्र में पॉइंट ए -4 और 2 के लिए ऑर्डिनेट की वैल्यू है 2 और पॉइंट बी 0 और 4 के लिए ऑर्डिनेट की वैल्यू है 4। पॉइंट सी 3 और 0 के लिए ऑर्डिनेट की वैल्यू है 0। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी 0 है, इसलिए यह पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही स्थित होगा। और पॉइंट डी 4 और -3 के लिए ऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है। आइए बच्चों, अब क्वाड्रेंट्स को समझें। जैसा कि अब हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन x-ox को x एक्सिस और वर्टिकल लाइन y-o-y- को y एक्सिस के नाम से जाना जाता है। चित्र में दिखाए अनुसार y-ox के बीच के एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूप में जाना जाता है। y-ox- के बीच के एरिया को सेकंड क्वाड्रेंट के रूप में जाना जाता है। x-oy- के बीच के एरिया को थर्ड क्वाड्रेंट के रूप में जाना जाता है और x-oy- के बीच के एरिया को फोर्थ क्वाड्रेंट के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यानी x और y दोनों की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होती है, जबकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अर्थात x की वैल्यूज लेस देन 0 और y की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, यानी x और y दोनों की वैल्यूज लेस देन 0 होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होती है, अर्थात x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यूज लेस देन 0 होती हैं। आइए बच्चों, अब कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स प्लॉट करना सीखें। जैसा कि अब हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन x-ox को x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y-o-y- को y एक्सिस के नाम से जाना जाता है तथा x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट O के द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों, अब कार्टेशियन प्लेन पर डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 में दो परपेंडिकुलर रेखाएं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन इस प्रकार ड्रॉ करना है कि दोनों रेखाएं ओरिजिन पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। स्टेप 2 में हम हॉरिजॉन्टल लाइन को x-ox के रूप में, वर्टिकल रेखा को y-o-y- के रूप में और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन O के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। स्टेप 3 में हम x एक्सिस और y एक्सिस पर उपयुक्त स्केल चुनकर दोनों एक्सिस पर 1, 2, 3, 4 आदि जैसे पॉइंट्स अंकित कर सकते हैं। स्टेप 4 में पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a और b
को प्लॉट करने के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करेंगे और यदि A की वैल्यू पॉजिटिव है तो OX दिशा में A यूनिट्स मूव करके पॉइंट C, A और 0 पर पहुंचते हैं और यदि A की वैल्यू नेगेटिव है तो OX डैश दिशा में A यूनिट्स मूव करके पॉइंट C माइनस A और 0 पर पहुंचते हैं क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। अब यदि B की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉइंट C से हम ऊपर की ओर OY दिशा में बढ़ेंगे और चित्र में दिखाए अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट P1 A और B पर या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट P2 माइनस A और B पर पहुंचते हैं और यदि B की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की ओर OY डैश दिशा में बढ़ेंगे और चित्र में दिखाए अनुसार थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट P3 माइनस A और माइनस B पर या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट P4 A और माइनस B पर पहुंचते हैं। इस प्रकार बच्चों हम कोऑर्डिनेट्स A और B की वैल्यूज के अनुसार पॉइंट P1 A और B पर या पॉइंट P2 माइनस A और B पर या पॉइंट P3 माइनस A और माइनस B पर या पॉइंट P4 A और माइनस B पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे दिए गए चित्र में पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में -3 और -5 कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट को लोकेट करना है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 और -4 कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट को लोकेट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में पॉइंट D का एब्सिसा फाइंड करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में पॉइंट H का ऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेवेंथ क्वेश्चन में पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एट्थ क्वेश्चन में पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बच्चों पॉइंट B के x और y कोऑर्डिनेट्स है -5 और 2 जो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। पॉइंट C के x और y कोऑर्डिनेट्स है 5 और -5 जो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। -3 और -5 कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट है E जो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। 2 और -4 कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट है G जो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। पॉइंट D जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6 और 2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है और इसका एब्सिसा है 6। पॉइंट H जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और -3 जो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है और इसका ऑर्डिनेट है -3। पॉइंट L के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5 जो पॉजिटिव y एक्सिस पर स्थित है। पॉइंट M के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 0 जो नेगेटिव x एक्सिस पर स्थित है। एग्जाम्पल 2 में पॉइंट A 3 और 6, पॉइंट B 4 और 2, पॉइंट C -7 और -5, पॉइंट D 7 और -7, पॉइंट E -3 और 3, पॉइंट F 7 और 2, पॉइंट G -6 और 0, पॉइंट H 2 और 7, पॉइंट I 0 और -6 तथा पॉइंट J 2 और 2 इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। बच्चों पॉइंट A 3 और 6 को प्लॉट करने के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और x एक्सिस पर पहले OX डायरेक्शन में 3 यूनिट्स मूव करके पॉइंट 3 और 0 पर पहुंचते हैं। फिर हम OY डायरेक्शन में 6 यूनिट्स ऊपर की ओर मूव करते हैं। इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट A 3 और 6 पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार पॉइंट B 4 और 2 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और x एक्सिस पर पहले OX डायरेक्शन में 4 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट 4 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर OY डायरेक्शन में 2 यूनिट्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट B 4 और 2 पर पहुंचते हैं। पॉइंट C -7 और -5 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और पहले x एक्सिस पर OX डैश डायरेक्शन में 7 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट -7 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर 5 यूनिट्स OY डैश डायरेक्शन में नीचे की ओर 5 यूनिट्स बढ़ते हैं और इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट C -7 और -5 पर पहुंचते हैं। पॉइंट D 7 और -7 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और पहले x एक्सिस पर OX डायरेक्शन में 7 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट 7 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर OY डैश डायरेक्शन में 7 यूनिट्स नीचे की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट D 7 और -7 पर पहुंचते हैं। पॉइंट E -3 और 3 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और पहले x एक्सिस पर OX डैश डायरेक्शन में 3 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट -3 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर OY डायरेक्शन में ऊपर की ओर 3 यूनिट्स बढ़ते हैं और इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट E -3 और 3 पर पहुंचते हैं। पॉइंट F 7 और 2 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और पहले x एक्सिस पर OX डायरेक्शन में 7 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट 7 और 0 पर पहुंचते हैं
और फिर OY डायरेक्शन में ऊपर की ओर 2 यूनिट्स बढ़ते हैं और इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट F 7 और 2 पर पहुंचते हैं। पॉइंट G -6 और 0 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर OX डैश डायरेक्शन में 6 यूनिट्स बढ़ के पॉइंट G -6 और 0 पर पहुंचते हैं और क्योंकि पॉइंट G के ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, इसलिए चित्र में दिखाए अनुसार यह पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही स्थित होगा। पॉइंट H 2 और 7 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर OX डायरेक्शन में 2 यूनिट्स बढ़ के पॉइंट 2 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर OY डायरेक्शन में 7 यूनिट्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट H 2 और 7 पर पहुंचते हैं। पॉइंट I 0 और -6 के लिए हमें एक्स एक्सिस में मूव नहीं करना है क्योंकि एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और केवल y एक्सिस पर OY डैश डायरेक्शन में 6 यूनिट्स नीचे की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार y एक्सिस पर स्थित पॉइंट I 0 और -6 पर पहुंचते हैं। पॉइंट J 2 और 2 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट O से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर OX डायरेक्शन में 2 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट 2 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर OY डायरेक्शन में 2 यूनिट्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम चित्र में दिखाए अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट J 2 और 2 पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें ज्ञात करना है कि पॉइंट A -3 और 3, पॉइंट B 2 और -1, पॉइंट C -2 और 1, पॉइंट D 2 और 4 तथा पॉइंट E -3 और -3 किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस में स्थित हैं। उन्हें कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करके अपने उत्तर को सत्यापित भी करना है। बच्चों, पॉइंट A -3 और 3 चित्र में दिखाए गए अनुसार कार्टेशियन प्लेन के सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। पॉइंट B 2 और -1 चित्र में दिखाए गए अनुसार कार्टेशियन प्लेन के फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। पॉइंट C -2 और 1 चित्र में दिखाए गए अनुसार कार्टेशियन प्लेन के सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। पॉइंट D 2 और 4 चित्र में दिखाए गए अनुसार कार्टेशियन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। पॉइंट E -3 और -3 चित्र में दिखाए गए अनुसार कार्टेशियन प्लेन के थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। एग्जाम्पल 4 में पॉइंट A 1 और 0, पॉइंट B 7 और 0 तथा पॉइंट C 4 और 5 से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करना है। आइए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट A 1 और 0, पॉइंट B 7 और 0 तथा पॉइंट C 4 और 5 को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। पॉइंट A, B और C को ज्वाइन करने पर हमें एक ट्रायंगल ABC प्राप्त होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस की लंबाई। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इस ट्रायंगल ABC में बेस या आधार AB की लंबाई बराबर है 6 यूनिट्स और हाइट या ऊंचाई CD बराबर है 5 यूनिट्स। इक्वेशन 1 में ऊंचाई CD और आधार AB की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर 1/2 इंटू 5 इंटू 6, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर 15 स्क्वायर यूनिट्स। इस प्रकार पॉइंट्स A, B और C से बने ट्रायंगल का एरिया बराबर 15 स्क्वायर यूनिट्स है। एग्जाम्पल 5 में पूछा गया है कि यदि हम पॉइंट O 0 और 0, पॉइंट A 3 और 0, पॉइंट B 3 और 4 तथा पॉइंट C 0 और 4 को एक कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करें और पॉइंट्स OA, AB, BC और CO को ज्वाइन करें तो कौन सी आकृति बनेगी? हमें उस फिगर का एरिया भी ज्ञात करना है। आइए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट O 0 और 0, पॉइंट A 3 और 0, पॉइंट B 3 और 4 तथा पॉइंट C 0 और 4 को एक कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब पॉइंट्स OA, AB, BC और CO को ज्वाइन करने पर हमें एक स्क्वायर CBAO प्राप्त होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ CB इंटू ब्रेड्थ BA। अब CB और BA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं स्क्वायर का एरिया बराबर 3 इंटू 4, जो कि बराबर है 12 स्क्वायर यूनिट्स। इस प्रकार फॉर्म स्क्वायर का एरिया बराबर है 12 स्क्वायर यूनिट्स। बच्चों, हमें विश्वास है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक पर आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चेक करते हैं आप में कितना है दम, आपने अभी तक इस टॉपिक पर कितना ग्रास्प किया है। बच्चों, आगे की 2 स्लाइड्स में टोटल 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को स्वयं से सॉल्व करके आपको आइडिया भी आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक पर आपकी कितनी कमांड आ गई है और यदि कोई भी वीकनेस है
तो उस टॉपिक पर आपको अभी और अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और एक रफ नोटबुक रखकर और इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए सभी क्वेश्चंस को स्वयं से हल करके आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विषय में फुल महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बीच में रोकें। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पाए, केवल तभी आगे की स्लाइड्स में दिए गए समाधान या सॉल्यूशंस को देखें। बच्चों, इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। आगे की स्लाइड्स में इन सभी 14 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट ए 2 और 4, पॉइंट बी 4 और 5, पॉइंट सी -5 और -7, पॉइंट डी 7 और -4, पॉइंट ई -3 और 2, पॉइंट एफ 7 और 0, पॉइंट जी -4 और 0, पॉइंट एच 0 और 7, पॉइंट आई 0 और -4 तथा पॉइंट जे 2 और 5 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। बच्चों, पॉइंट ए 2 और 4 को प्लॉट करने के लिए हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर ओ एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट्स मूव करके पॉइंट 2 और 0 पर पहुंचते हैं। फिर हम ओ वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट्स ऊपर की ओर मूव करते हैं और इस प्रकार हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ए 2 और 4 पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार पॉइंट बी 4 और 5 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर ओ एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट 4 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर ओ वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट बी 4 और 5 पर पहुंचते हैं। पॉइंट सी -5 और -7 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर ओ एक्स डैश डायरेक्शन में 5 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट -5 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर 7 यूनिट्स ओ वाई डैश डायरेक्शन में नीचे की ओर 7 यूनिट्स बढ़ते हैं और इस प्रकार हम थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट सी -5 और -7 पर पहुंचते हैं। पॉइंट डी 7 और -4 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर ओ एक्स डायरेक्शन में 7 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट 7 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर ओ वाई डैश डायरेक्शन में 4 यूनिट्स नीचे की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट डी 7 और -4 पर पहुंचते हैं। पॉइंट ई -3 और 2 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर ओ एक्स डैश डायरेक्शन में 3 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट -3 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर ओ वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर 2 यूनिट्स बढ़ते हैं और इस प्रकार हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट ई -3 और 2 पर पहुंचते हैं। पॉइंट एफ 7 और 0 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और एक्स एक्सिस पर ओ एक्स डायरेक्शन में 7 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट 7 और 0 पर पहुंचते हैं और क्योंकि पॉइंट एफ के ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, इसलिए यह पॉइंट एफ 7 और 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही स्थित होगा। पॉइंट जी -4 और 0 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर ओ एक्स डैश डायरेक्शन में 4 यूनिट्स बढ़ के पॉइंट जी -4 और 0 पर पहुंचते हैं और क्योंकि पॉइंट जी के ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, इसलिए यह पॉइंट जी -4 और 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही स्थित होगा। पॉइंट एच 0 और 7 के लिए हमें एक्स एक्सिस में मूव नहीं करना है क्योंकि एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो हम केवल वाई एक्सिस में ओ वाई डायरेक्शन में 7 यूनिट्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में पॉइंट एच 0 और 7 पर पहुंचते हैं। पॉइंट आई 0 और -4 के लिए हमें एक्स एक्सिस में मूव नहीं करना है क्योंकि एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और केवल वाई एक्सिस पर ओ वाई डैश डायरेक्शन में 4 यूनिट्स नीचे की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम नेगेटिव वाई एक्सिस में पॉइंट आई 0 और -4 पर पहुंचते हैं। पॉइंट जे 2 और 5 के लिए हम ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू करते हैं और पहले एक्स एक्सिस पर ओ एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट्स आगे बढ़ के पॉइंट 2 और 0 पर पहुंचते हैं और फिर ओ वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जे 2 और 5 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि पॉइंट ए -2 और 4, पॉइंट बी
3 और -1, पॉइंट सी -1 और 0, पॉइंट डी 1 और 2 तथा पॉइंट ई -3 और -5 किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर स्थित हैं? हमें इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके अपने उत्तर को सत्यापित भी करना है। बच्चों, पॉइंट ए -2 और 4 के लिए एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से छोटी है, जबकि ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए पॉइंट ए -2 और 4 कार्टेशियन प्लेन के सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, पॉइंट बी 3 और -1 के लिए एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से बड़ी है, जबकि ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए पॉइंट बी 3 और -1 कार्टेशियन प्लेन के फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, सी -1 और 0 के लिए एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से छोटी है, जबकि ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर 0 है, इसलिए पॉइंट सी -1 और 0 एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड ओ एक्स डैश डायरेक्शन पर स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, पॉइंट डी 1 और 2 के लिए दोनों एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए पॉइंट डी 1 और 2 कार्टेशियन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, पॉइंट ई -3 और -5 के लिए दोनों एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए पॉइंट ई -3 और -5 कार्टेशियन प्लेन के थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि पॉइंट ए 2 और -2, पॉइंट बी 2 और 4, पॉइंट सी 4 और -5, पॉइंट डी -2 और -2 तथा पॉइंट ई -3 और -4 किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर स्थित हैं? हमें इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके अपने उत्तर को सत्यापित भी करना है। बच्चों, पॉइंट ए 2 और -2 के लिए एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से बड़ी है, जबकि ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए पॉइंट ए 2 और -2 कार्टेशियन प्लेन के फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पॉइंट बी 2 और 4 के लिए दोनों एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए पॉइंट बी 2 और 4 कार्टेशियन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पॉइंट सी 4 और -5 के लिए एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से बड़ी है, जबकि ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए पॉइंट सी 4 और -5 कार्टेशियन प्लेन के फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पॉइंट डी -2 और -2 के लिए दोनों एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए पॉइंट डी -2 और -2 कार्टेशियन प्लेन के थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और पॉइंट ई -3 और -4 के लिए दोनों एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए पॉइंट ई -3 और -4 कार्टेशियन प्लेन के थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि यदि हम पॉइंट ए -2 और 4, पॉइंट बी 1 और 5, पॉइंट सी 1 और 2 तथा पॉइंट डी -2 और 1 को प्लॉट करके इन सभी पॉइंट्स ए, बी, सी और डी को ज्वाइन करें, तो कौन सी फिगर प्राप्त होगी? हमें उस फिगर का परिमीटर भी ज्ञात करना है। आइए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट ए -2 और 4, पॉइंट बी 1 और 5, पॉइंट सी 1 और 2 तथा पॉइंट डी -2 और 1 को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। अब इन पॉइंट्स ए, बी, सी और डी को ज्वाइन करने पर हमें एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, पैरेललोग्राम ए बी सी डी का परिमीटर बराबर होगा लाइन ए बी की लेंथ प्लस लाइन बी सी की लेंथ प्लस लाइन सी डी की लेंथ प्लस लाइन डी ए की लेंथ। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई में ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। बी ई और ए ई की लेंथ की वैल्यूज इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि बराबर है 10, तो ए बी की लेंथ बराबर होगी स्क्वायर रूट 10। इसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल एफ सी डी में सी डी की लेंथ भी बराबर होगी स्क्वायर रूट 10। इस प्रकार बच्चों, इक्वेशन 1 में ए बी, बी सी डी और डी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी डी का परिमीटर बराबर स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 प्लस 3,
जो कि बराबर है 6 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 10। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉइंट ए, 3 और 4 की एक्स एक्सिस पर इमेज या छवि के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनती है और मिरर से इमेज की दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर ही होती है। बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, 3 और 4 पर स्थित है तथा मिरर एक्स एक्सिस पर स्थित है, तो ऑब्जेक्ट और एक्स एक्सिस की दूरी है y कोऑर्डिनेट के बराबर यानी 4 यूनिट्स। इसलिए ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी पॉइंट ए डैश 3 और -4 पर, जो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स की दूरी पर ही है परंतु नेगेटिव दिशा में, क्योंकि इमेज एक्स एक्सिस के पीछे बनेगी जहां मिरर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि यदि हम पॉइंट ए -2 और 4, पॉइंट बी 2 और 5, पॉइंट सी 2 और 2 तथा पॉइंट डी -2 और 1 को प्लॉट करके इन सभी पॉइंट्स ए, बी, सी और डी को ज्वाइन करें तो कौन सी आकृति बनेगी? हमें उस फिगर का परिमीटर भी ज्ञात करना है। आइए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट ए -2 और 4, पॉइंट बी 2 और 5, पॉइंट सी 2 और 2 तथा पॉइंट डी -2 और 1 को एक कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन सभी पॉइंट्स ए, बी, सी और डी को ज्वाइन करने पर हमें एक पैरेललोग्राम ABCD प्राप्त होता है। बच्चों, पैरेललोग्राम ABCD का परिमीटर बराबर होगा लाइन AB की लेंथ प्लस लाइन BC की लेंथ प्लस लाइन CD की लेंथ प्लस लाइन DA की लेंथ। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABE में AB की लेंथ फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। BE और AE की लेंथ की वैल्यूज इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि बराबर है 17, तो AB की लेंथ बराबर होगी स्क्वायर रूट 17। इसी तरह ट्रायंगल FCD में CD की लेंथ भी बराबर होगी स्क्वायर रूट 17। अब इक्वेशन 1 में AB, BC, CD और DA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम ABCD का परिमीटर बराबर होगा स्क्वायर रूट 17 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 प्लस 3, जो कि बराबर है 6 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 17। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पॉइंट बी -5 और 7 की y एक्सिस पर इमेज या छवि के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनती है और मिरर से इमेज की दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर ही होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट पॉइंट बी -5 और 7 पर स्थित है तथा मिरर y एक्सिस पर स्थित है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी होगी x कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू के बराबर यानी 5 यूनिट्स। बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है x एक्सिस की नेगेटिव दिशा में, तो इमेज y एक्सिस के पीछे बनेगी जहां मिरर रखा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट B-5 और 7 पर बनेगी, जो y एक्सिस से 5 यूनिट्स की ही दूरी पर है परंतु x एक्सिस की पॉजिटिव दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि यदि किसी पॉइंट P का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स है और परपेंडिकुलर का फुट x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, तो पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट बराबर 5 है या y कोऑर्डिनेट बराबर केवल 5 है या y कोऑर्डिनेट बराबर केवल -5 है या y कोऑर्डिनेट बराबर 5 अथवा -5 है। बच्चों, यह दिया गया है कि पॉइंट P से परपेंडिकुलर का फुट x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि पॉइंट P या तो दूसरे क्वाड्रेंट या तीसरे क्वाड्रेंट में हो सकता है। यह भी दिया गया है कि पॉइंट P की x एक्सिस से दूरी 5 यूनिट्स है, जिसका अर्थ है P का y कोऑर्डिनेट +5 या -5 हो सकता है। बच्चों, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स या तो -a और 5 हो सकते हैं या -a और -5 हो सकते हैं, जहां a कोई भी रियल नंबर है क्योंकि a की नेगेटिव x एक्सिस में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए यहाँ ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। यहाँ हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 और 5 तथा -4 और -5 के एग्जाम्पल्स के रूप में दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि यदि किसी पॉइंट P5 और 2 की इमेज x एक्सिस पर पॉइंट Q पर बनती है और पॉइंट Q की इमेज y एक्सिस पर पॉइंट A पर बनती है, तो पॉइंट Q और A के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनती है और मिरर से इमेज की दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट पॉइंट P5 और 2 पर स्थित है तथा फर्स्ट मिरर x एक्सिस पर स्थित है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट और x एक्सिस की दूरी होगी y कोऑर्डिनेट के बराबर यानी 2 यूनिट्स। इसलिए ऑब्जेक्ट P की इमेज पॉइंट Q5 और -2 पर बनेगी,
जो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स की ही दूरी पर है परंतु नेगेटिव दिशा में, क्योंकि इमेज एक्स एक्सिस के पीछे बनेगी जहां फर्स्ट मिरर रखा गया है। अब पॉइंट Q 5 और -2 की इमेज पॉइंट R -5 और -2 पर बनेगी, जो y एक्सिस से 5 यूनिट्स की ही दूरी पर है परंतु नेगेटिव दिशा में, क्योंकि इमेज y एक्सिस के पीछे बनेगी जहां सेकंड मिरर रखा गया है। इस प्रकार बच्चों, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 और -2 तथा पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5 और -2। क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट P 4 और 3 को प्लॉट करके ओरिजिन पॉइंट O से पॉइंट P की दूरी ज्ञात करनी है। आइए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 3 को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, यहाँ हमें ओरिजिन पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 0 से पॉइंट P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जो कि रेखा OP की लंबाई है। यदि हम पॉइंट O और P को जोड़ते हैं और पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, जो एक्स एक्सिस को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करता है, तो हमें एक राइट ट्रायंगल OPQ प्राप्त होता है, जहां लाइन OP हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम लिख सकते हैं OP स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इस ट्रायंगल OPQ में PQ की लंबाई बराबर 3 यूनिट्स और OQ की लंबाई बराबर 4 यूनिट्स है। इक्वेशन 1 में PQ और OQ की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए हम लिख सकते हैं OP स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं OP स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25, तो OP बराबर स्क्वायर रूट 25। इस प्रकार बच्चों, हाइपोटेन्यूज OP की लंबाई बराबर है 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में पॉइंट A 2 और 0, पॉइंट B 6 और 0 तथा पॉइंट C 4 और 6 से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों, आइए सबसे पहले पॉइंट्स A 2 और 0, B 6 और 0 तथा C 4 और 6 को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। उसके बाद पॉइंट्स A, B और C को ज्वाइन करने पर हमें एक ट्रायंगल ABC प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इस ट्रायंगल ABC में आधार AB की लंबाई बराबर है 4 यूनिट्स और ऊंचाई हाइट CD बराबर है 6 यूनिट्स। समीकरण 1 में ऊंचाई CD और आधार AB की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 6 इंटू 4। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर 12 स्क्वायर यूनिट्स। इस प्रकार बच्चों, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर है 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में पॉइंट A 0 और 1, पॉइंट B 0 और 5 तथा पॉइंट C 3 और 4 से बने ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों, आइए सबसे पहले पॉइंट A 0 और 1, पॉइंट B 0 और 5 तथा पॉइंट C 3 और 4 को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। उसके बाद पॉइंट्स A, B और C को ज्वाइन करने पर हमें एक ट्रायंगल ABC प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इस ट्रायंगल ABC में आधार AB की लंबाई बराबर है 4 यूनिट्स और ऊंचाई या हाइट CD बराबर है 3 यूनिट्स। इक्वेशन 1 में ऊंचाई CD और आधार AB की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 3 इंटू 4, जो कि बराबर है 6 स्क्वायर यूनिट्स। इस प्रकार बच्चों, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर है 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि यदि हम पॉइंट A 1 और 2, पॉइंट B 1 और 4, पॉइंट C 2 और 5, पॉइंट D 4 और 5, पॉइंट E 5 और 4, पॉइंट F 5 और 2, पॉइंट G 4 और 1 तथा पॉइंट H 2 और 1 को प्लॉट करें और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो कौन सी आकृति बनेगी? हमें उस फिगर का एरिया भी ज्ञात करना है। आइए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट A 1 और 2, पॉइंट B 1 और 4, पॉइंट C 2 और 5, पॉइंट D 4 और 5, पॉइंट E 5 और 4, पॉइंट F 5 और 2, पॉइंट G 4 और 1 तथा पॉइंट H 2 और 1 को प्लॉट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें चित्र में दिखाए अनुसार एक ऑक्टेगन ABCDEFGH प्राप्त होता है। बच्चों, ऑक्टेगन ABCDEFGH का एरिया बराबर होगा रेक्टेंगल BEFA का एरिया प्लस फर्स्ट ट्रेपेजियम BCDE का एरिया प्लस सेकंड ट्रेपेजियम AFGH का एरिया। बच्चों, हम जानते हैं कि
रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ट्रापेजियम का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम इंटू पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो ऑक्टेगन का एरिया बराबर होगा रेक्टेंगल का एरिया BE इंटू BA प्लस फर्स्ट ट्रापेजियम का एरिया 1/2 इंटू CD प्लस BE इंटू CI प्लस सेकेंड ट्रापेजियम का एरिया 1/2 इंटू AF प्लस HG इंटू KH, जो कि बराबर होगा रेक्टेंगल का एरिया 4 इंटू 2 प्लस फर्स्ट ट्रापेजियम का एरिया 1/2 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस सेकेंड ट्रापेजियम का एरिया 1/2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, जो कि बराबर है 8 प्लस 3 प्लस 3। इस प्रकार बच्चों ऑक्टेगन का एरिया बराबर होगा 14 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि यदि हम पॉइंट A -2 और 5, पॉइंट B 2 और 5, पॉइंट C 3 और 3, पॉइंट D 2 और 1, पॉइंट E -2 और 1 तथा पॉइंट F -3 और -3 को प्लॉट करें और इन सभी पॉइंट्स को जॉइन करें तो कौन सी आकृति बनेगी? हमें उस फिगर का एरिया भी ज्ञात करना है। आइए बच्चों सबसे पहले पॉइंट A -2 और 5, पॉइंट B 2 और 5, पॉइंट C 3 और 3, पॉइंट D 2 और 1, पॉइंट E -2 और 1 तथा पॉइंट F -3 और -3 को प्लॉट करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और अब इन सभी पॉइंट्स को जॉइन करने पर हमें चित्र में दिखाए अनुसार एक हेक्सागोन ABCDEF प्राप्त होता है। बच्चों हेक्सागोन ABCDEFGH का एरिया बराबर होगा रेक्टेंगल ABDE का एरिया प्लस ट्रायंगल EFA का एरिया प्लस ट्रायंगल BCD का एरिया। बच्चों हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो हेक्सागोन ABCDEFGH का एरिया बराबर होगा रेक्टेंगल ABDE का एरिया जो बराबर है AB इंटू BD प्लस फर्स्ट ट्रायंगल AEF का एरिया जो बराबर है 1/2 इंटू FG इंटू EA प्लस सेकेंड ट्रायंगल BCD का एरिया जो बराबर है 1/2 इंटू HC इंटू BD, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं हेक्सागोन ABCDEFGH का एरिया बराबर रेक्टेंगल का एरिया 4 इंटू 4 प्लस फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस सेकेंड ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 1 इंटू 4, जो कि बराबर है 16 प्लस 2 प्लस 2। इस प्रकार बच्चों हेक्सागोन का एरिया बराबर होगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। प्यारे बच्चों वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विषय पर आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए होंगे। बच्चों हमें विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को पूर्ण एकाग्रता फुल कंसंट्रेशन के साथ देखा और समझा होगा तथा इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी की होगी, तो आप निश्चित रूप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को देखकर टेंशन नहीं करेंगे और आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। यदि किसी टॉपिक पर आपकी कोई वीकनेस हो तो बच्चों रेगुलर प्रैक्टिस से आप इन वीकनेसेस को दूर कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तथा परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पेशेंस और परसेवरेंस के साथ प्रैक्टिस ही आपको अच्छे रिजल्ट लाने में सहायता करेगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल आया भट्ट एकेडमी वडोदरा में आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। यदि आप किसी टॉपिक पर स्पष्टीकरण चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ और हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।